ऑलराइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल जो पढ़ा था वहीं से आगे चलते हैं। कल स्लो सैंड फिल्टर पढ़ा था, आज शुरू करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर। एंड आई गेस हमारा डिसइंफेक्शन भी कुछ न कुछ हद तक हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर दिस स्लो सैंड फिल्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर तो क्वेश्चन सारे बाद में करेंगे। एक बार स्लो सैंड फिल्टर हो जाए, रैपिड सैंड फिल्टर हो जाए, प्रेशर फिल्टर, थोड़ा थोड़ा थ्योरी लिख लें और फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो रैपिड सैंड फिल्टर क्या है? ये वो फिल्टर है जिसके अंदर हमारा जो फिल्ट्रेशन रेट है वो फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। तो बस यही है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इसे पॉइंट्स करके लिखते जाना है। द वाटर टू बी ट्रीटेड, द वाटर टू बी ट्रीटेड must be, the water to be treated must be sedimented and coagulated, must be sedimented and coagulated। सेडिमेंटेड एंड कोएगुलेटेड का मतलब है कि इसके अंदर टाइप 2 सेडिमेंटेशन भी होना चाहिए। ओके, टाइप 2 सेडिमेंटेशन होने का मतलब क्या हो रहा है? आप ज्यादा गंदगी निकाल रहे हो, इसलिए हम रैपिड सैंड फिल्टर में डाल पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है द फिल्टर मीडिया इज सैंड, द फिल्टर मीडिया इज सैंड having size between, the filter media is sand having size between 0.35 mm to 0.6 mm, with size between 0.35 mm to 0.6 mm, and the uniformity coefficient, ranges between 1.3 to 1.7, ranges between 1.3 to 1.7। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सीयू वाला, क्योंकि सीयू से क्वेश्चन आता है रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर, उसमें आपसे सीयू का वैल्यू पूछते हैं, तो ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है द एरिया ऑफ वन फिल्टर बेड, the area of one filter bed ranges between 10 to 80 meters square, ranges between 10 to 80 meters square। और नेक्स्ट लिखना है फोर्थ पॉइंट द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, the rate of filtration ranges between 3000 to 6000 liter per hour per meter square, ranges between 3000 to 6000 liter per hour per meter square। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, अब ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी आप लोग याद रखना, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी एग्जाम में पूछ लेता है, यूनिट चेंज करके पूछ लेगा। और इसके आगे लिख लो, इसके आगे ब्रैकेट लगा के लिख लेना ऑलमोस्ट 30 times that of slow sand filter, is almost 30 times that of slow sand filter। फिफ्थ पॉइंट लिखना है washing is done mechanically, washing is done mechanically by backwashing, at every 1 to 3 days, at every
1 to 3 days, हर 1 से 3 दिन के बीच में उसकी सफाई होनी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है तो क्लॉगिंग बहुत जल्दी हो जाती है। एवरी 1 to 3 days। और इसी के आगे कंटिन्यू करना है। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड and the amount of water required for backwashing and the amount of water required for backwashing is 1 to 5% is 1 to 5% of the total filtered water in a day इसी पॉइंट में आगे कंटिन्यू करना। 1 to 5% वाला जो है इसी में आगे। The time consumed in backwashing is generally 30 minutes. Hence, if backwashing is done every day, then the filter will run for 23.5 hours. Then the filter will run for 23.5 hours. Next point लिखना है। These are less efficient in removal of bacteria. And may remove turbidity of about 35 milligrams per liter. Turbidity of about 35 milligrams per liter. मतलब सिंपल सा है, जैसा हमारा स्लो सैंड फिल्टर था वैसा ही है रैपिड सैंड फिल्टर, कोई खतरनाक ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस ये है कि इसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, और अगर हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा है तो हमारा जो एरिया होता है वो कम रहता है। बस ये, बाकी डिजाइन स्टेप्स पूरा का पूरा सेम है जैसा स्लो सैंड फिल्टर में होता है। तो एक इसका क्वेश्चन करते हैं, और इसके अंदर जो चीजें याद रखनी है, स्लो सैंड फिल्टर में 1 to 3 months होता है, यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर में 1 to 3 days होता है। बैक वॉशिंग करके साफ करते हैं, मैकेनिकली साफ होता है, या तो नीचे से बहुत तेज पानी फेंकेंगे तो जितनी भी गंदगी है वापस सरफेस पे आ जाती है, ठीक है, और फिर उसको हटा देते हैं, तो मैकेनिकली हो रहा है। और 1 to 5% एक्स्ट्रा वाटर लिया जाता है। ओके, और एक चीज ये कि अगर बैक वॉशिंग हर दिन हो रही है तो फिल्टर जो है वो सिर्फ 23.5 आवर्स चलेगा, आधा घंटा नहीं चलेगा, यानी 1 day इक्वल टू 23.5 आवर्स हो जाएगा, इतने टाइम के लिए रन करेगा। बाकी सब कुछ स्लो सैंड फिल्टर जैसा ही है, पूरा डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ वैसा ही है। तो अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। डिजाइनिंग पूरा वैसा ही है। क्वेश्चन लिखना है, a city is going to install rapid gravity filter after the sedimentation tank. Rapid gravity filter after the sedimentation tank. Use the following data and answer the questions given below. Use the following data and answer the questions given below.
डेटा लिख लो। फर्स्ट डिजाइन फ्लो रेट 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। डिजाइन फ्लो रेट यानी मैक्सिमम डेली डिमांड दे रखा है। सेकेंड हमें दे रखा है filtration rate. This is 200 meter cube per day per meter square. And third हमें दे रखा है surface area of each filter box. So it is 50 meter square. Surface area of each filter box हमें दे रखा है 50 meter square. फर्स्ट पार्ट निकालना है, ये पार्ट करके लिख लो। The total surface area required for rapid sand filter is in meter square और B part है the number of filters required will be। यूनिट्स को कन्वर्ट सही से करना बहुत सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कीट का ही क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में और लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी जो दो क्वेश्चन मैं लिखूंगा फर्स्ट वाले का आंसर आया। द टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर रैपिड सैंड फिल्टर इज, पहला वाला पार्ट बहुत ही आसान है, इसमें क्या करना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है।
हम लोग एरिया कैसे निकालते थे? सर 216। हाँ 216 परफेक्ट। सर सेकंड वाला 5। सेकंड वाला 5 सही। दिस इज 216 मीटर स्क्वायर और नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स रिक्वायर्ड इज 5। बहुत सिंपल सा है, गेट के लेवल का क्वेश्चन है। डिस्चार्ज निकालेंगे, जिनसे नहीं हो रहा है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, मुझे इसको पर डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया मीटर क्यूब पर डे। यूनिट्स का ही सारी चीजें इसकी। फिल्ट्रेशन रेट हो गया 200 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 216 मीटर स्क्वायर, 216 मीटर स्क्वायर पहला ही है। नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स निकालने, कितने फिल्टर्स चाहिए, तो एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन फिल्टर, तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो हमारा 4 पॉइंट समथिंग प्रोवाइड नहीं करा सकते, तो 5 प्रोवाइड कराएंगे। तो 6 नहीं लिखेंगे, मतलब एक वो एक्स्ट्रा फिल्टर जो स्टैंड बाय रखते हैं नहीं वो पूछा नहीं है, वो वैसे आप वो भी ऑप्शन टिक कर सकते हो। इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे ना, वो ये दे रखे थे 3, 4, 6 और 8, ये ऑप्शन दे रखे थे, तो आपका आंसर वैसे भी 6 ही आएगा। बट अगर नहीं आता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आता है, तो आप क्या करोगे, आप लोग 5 ही टिक करोगे। अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आता है, 6 नहीं करना। सर पहले वाले में भी ये करेंगे, मतलब हम एक एक्स्ट्रा नहीं काउंट करेंगे जैसे आपने कलेक्ट कराया था? वो क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, जैसे अगर ईएस का आता है तो आप लोग लिख सकते हो कि हाँ प्रोवाइडिंग वन एज अ स्टैंड बाय, एक्स्ट्रा करके आप कर सकते हो, वो कन्वेंशनल होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है, तब सीधा 5 ही करोगे, +1 करके नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब आओ इस वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गेट के लेवल, गेट का ही क्वेश्चन है। इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट having capacity of 1 meter cube per second has filter boxes of dimension 6 by 10 meter. The loading rate to the filter is 120 meter cube per day per meter square. When two of the filters are out of surface due to backwashing, the loading rate in meter cube per day per meter square is। सिंपल सा क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, है बहुत सिंपल सा, ये कुछ खास नहीं है इसमें। इसमें डिस्चार्ज दे रखा है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, और उसके बाद बोल रहा है कि एक फिल्टर बॉक्स का डायमेंशन 6 बाय 10 मीटर है, 60 मीटर स्क्वायर दे रखा है। लोडिंग रेट समझना, फिल्ट्रेशन रेट अलग होता है, लोडिंग रेट अलग होता है। ओके, लोडिंग रेट का मतलब क्या होता है, लोडिंग रेट को ऐसे समझना, जैसे मान लो लोडिंग रेट समझोगे तो समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे मान लो आप लोगों को कॉलेज का आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलता है, मतलब जो भी आपको प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, मान लो 3 जनों का या 4 जनों का ग्रुप बना के आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट 100% है, ठीक है, तो हर एक आदमी कितना कितना काम कर रहा है, 25% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, चारों जने। ओके, अब इसमें से क्या हुआ है, कोई एक चला गया किसी कारण से, मे बी बिकॉज ऑफ सिक, कुछ भी, एक जना कम हो गया, तो एक जना कम होने से 3 जनों का ग्रुप बना है, 3 जनों का ग्रुप बना है, प्रोजेक्ट वही करना है 100%, तो हर एक पे लोड कितना हो जाएगा, 33% हो जाएगा। यही हमारा लोडिंग रेट है यहाँ पे। मतलब पहले अगर कुछ भी नंबर ऑफ फिल्टर्स थे, जैसे पहले मान लो कुछ 15 फिल्टर थे, ओके, और एक फिल्टर को कितना काम करना है, 120 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, ये एक फिल्टर को करना है। तो इसमें से अगर 2 चले जाएंगे, 13 रह गए, तो अब कितना काम कर रहे होंगे, अब कितना इस पे लोडिंग रेट आ रहा है, कितना लोड लग रहा है इस पे, हमें बस वही निकालना है। जनरल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका फिल्ट्रेशन से कोई बहुत खतरनाक लेना देना नहीं है, जनरल कॉमन सेंस का क्वेश्चन। लोडिंग रेट समझ में आया, ये समझ में आएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा।
एनवायरमेंट में इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। इसमें आपको पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। लोडिंग रेट पता होना चाहिए, लोडिंग रेट क्या होता है। ट्राई करो, आंसर आए बताना मुझे, जो भी आता है। और थोड़ा यूनिट से क्वेश्चन सॉल्व करने की हो जाएगा। हाँ सॉल्व हो रहा है। अच्छा चलो यहाँ पे देखना, क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। देखो कॉमन सेंस कैसे चला रहा है। मैं एक तरीका यूज कर रहा हूँ जिसमें मुझे दे रखा है दैट डिस्चार्ज इज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सबसे पहले तो यूनिट्स बदल लेते हैं, ठीक है। डे और मीटर स्क्वायर इसमें चल रहा है, तो हमारा डिस्चार्ज जो है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको मैं डे में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 864 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ रहा है, टोटल डिस्चार्ज आ रहा है। फिल्टर बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 60 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ वन फिल्टर इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर। एक फिल्टर के लिए 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उस पे हमारा फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, 120 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, इतना लोडिंग आ रहा है एक फिल्टर पे। तो हम एक के लिए निकाल सकते हैं, अगर आप यूनिट देखो सर 144। हाँ 144, परफेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अगर एरिया ऑफ वन फिल्टर 60 मीटर स्क्वायर दे रखा है और लोडिंग रेट मुझे मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो मैं एक फिल्टर पे निकाल सकता हूँ कि वहां से कितना पानी निकल रहा होगा। फ्रॉम वन फिल्टर 60 मीटर स्क्वायर इंटू 120 मीटर क्यूब पर डे, ये बता देगा 12,672 मीटर क्यूब पर डे। ये एक फिल्टर पर से डिस्चार्ज निकल रहा है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ओवरऑल कितने फिल्टर्स रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ फिल्टर्स कितने होंगे, 86400 अपॉन 7200, तो ये समवेयर अराउंड 12 आएगा, ओके 12 आएगा 12। अब क्या हो रहा है, इसमें से दो फिल्टर्स काम के नहीं है, ठीक है। टू फिल्टर्स आर आउट, देयरफॉर रिमेनिंग फिल्टर्स कितने बच जाएंगे, 10 फिल्टर्स बच जाएंगे। 10 फिल्टर का एरिया कितना हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लो
कि अगर 600 मीटर स्क्वायर हो रहा है तो लोडिंग रेट कितना आ रहा होगा? लोडिंग रेट 86400 मीटर क्यूब पर डे डिवाइडेड बाय 600 मीटर स्क्वायर, तो ये 144 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। मैंने इस तरीके से किया है, आप दूसरा तरीके से भी कर सकते हो। मतलब आप लोग क्या करो, ये हमें दे रखा है, अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास समथिंग कुछ मीटर स्क्वायर में फिल्टर आ जाएंगे, टोटल फिल्टर एरिया आ जाएगा। उसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ फिल्टर्स आ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके कैसे भी कर सकते हो। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अब से आने लगा है, पहले नहीं आता था, अब से ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं जिसमें दिमाग चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई डिजाइन स्टेप्स जो लिखा है वो काम नहीं आता है। Okay, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं उसी के साथ। नेक्स्ट ईयर, बस नेक्स्ट ईयर आया था, यहाँ पे लिख रहा हूँ। जस्ट ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे अगले ही साल ये वाला क्वेश्चन आया है।
सेम उसी पैटर्न पे है। पहले वाला समझ में आया तो ये वाला भी आ जाएगा। सर 144। हाँ 144 सिंपल सा है, वैसा ही है। ये सिंपल सा क्या है, a water treatment plant is designed to treat 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर। मतलब डिस्चार्ज हमें दे रखा है 86400 मीटर क्यूब पर डे। अब ये बोल रहा है कि इट हैज 14 फिल्टर्स, पहले से ही बता रहा है, एंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच फिल्टर इज 50 मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द लोडिंग रेट व्हेन 2 फिल्टर्स आर आउट ऑफ सर्विस? 14 में से 2 चले गए तो बचे कितने? 12 फिल्टर्स बचे, इनटू एक का एरिया 50 है तो टोटल एरिया कितना हो गया? 600 मीटर स्क्वायर। लोडिंग रेट निकाल लो कितना आएगा? 86400 अपॉन 600, 144 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब गेट में आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको, अगर आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी पता है, आपको सिर्फ पता है कि फिल्टर बॉक्स जैसा कुछ होता है और उसमें कुछ लोडिंग रेट हो रही है और डिस्चार्ज कुछ है, बस इतने से कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, एक नोट लिखना है। दिस नोट इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। गेट में इतना रिलेवेंट नहीं है बट स्टिल वो लिख। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये हमारा कोई ग्रेविटी फिल्टर है, रैपिड साउंड फिल्टर है, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज फिल्टर मीडिया, फिल्टर बेड बोल दो, फिल्टर बेड है, और ऊपर यहाँ पे वाटर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे दिस इज फिल्टर बेड। क्या होगा, जैसे ही अभी यहाँ पे लिखा है कि रैपिड सैंड फिल्टर को हमें हर 1 से 3 दिन में साफ करना है, इन एवरी 1 to 3 days। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब फिल्ट्रेशन बहुत फास्ट होता है तो चोक हो जाए या क्लॉग हो जाए तो फिल्टर सही से काम नहीं करेगा। तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, वी डू बैक वॉशिंग। बैक वॉशिंग का मतलब क्या है, जब पहले पानी ऊपर से नीचे आ रहा था तो यहाँ पे गंदगी जम जाएगी। गंदगी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ वाटर को फ्लो कराते हैं, ओके, वाटर को फ्लो कराते हैं, इसको बोलते हैं बैक वॉशिंग। नीचे से ऊपर की तरफ, तो नीचे तक जो भी गंदगी जमी होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी सरफेस पे, और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली उसको हटा देंगे। तो वाटर जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी वी, बैक वॉश। और यहां से जब नीचे आ रहा है तो पार्टिकल इज कमिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वीएस डैश, ओके। तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि जो बैक वॉश का वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए। तो क्या होगा, और जो पार्टिकल वाटर नीचे की तरफ सेटल होना था गंदगी, वो उसकी जगह पानी में और चले जाएगी। तो इसी के ऊपर बेसिक नोट लिखना है। इफ वी सर दोनों में बैक वॉश करेंगे? इसमें नहीं, उसमें नहीं करते, उसमें तो मैनुअली साफ करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर में मैनुअली होता है, इसके अंदर बैक वॉशिंग होती है। हाँ, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है, द रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बैक वाटर। सर हाँ सर कौन सा पार्टिकल का वेलोसिटी, मतलब फिल्टर बेड का या फिर ये देखो, यहाँ से ये, यहाँ से हमारा पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल हो रहा है, ओके, पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल हो रहा है विद वेलोसिटी ऑफ वीएस डैश, ओके।
पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पानी को भी ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो करा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है ना कि पानी के साथ साथ में गंदगी भी ऊपर आ रही है, जो हमारे गंदगी है वो भी ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये जो वी बी है, दिस इज कॉल्ड बैकवॉश वेलोसिटी। इसका बैकवॉश वेलोसिटी का मतलब क्या हो रहा है, ये जितना वेलोसिटी है वो बेसिकली वेलोसिटी किसका है, वाटर के साथ जो पार्टिकल्स ऊपर के साइड जा रहे हैं, ठीक है, तभी तो साफ हो रहा है, उसे हम लोग बोल रहे हैं बैकवॉश वेलोसिटी। तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए ये भी पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया, ये भी पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि बैकवॉश वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वी एस डैश, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसका होने का मतलब क्या है, पार्टिकल जिस रेट से नीचे सेटल हो रहा है उससे कई ज्यादा रेट से पानी ऊपर की तरफ उन पार्टिकल को ले जा रहा है। तो कभी भी ना तो सेटलमेंट होगा ना फिल्ट्रेशन होगा। ओके, इसीलिए हमको इस पॉइंट इसके बारे में कुछ लिखना है छोटा सा। तो इसमें लिखना है द रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बैकवाटर should not be more than settling velocity of smallest particle to be retained in filter. Smallest particle to be retained in filters. The backwash velocity can be calculated as where VB is backwash velocity, Vs dash rho g d square upon 18 mu into capital G minus 1, and n is porosity. ठीक है, एन हमारे लिए क्या है, पोरोसिटी। तो आपको इस पे इन केस अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैंने बताया कि आज तक तो कभी आया नहीं, ईएस में आता है, गेट में तो आज तक नहीं आया। पढ़ लेना, इस पे न्यूमेरिकल्स कोई नहीं आया अभी तक, तो कुछ क्वेश्चन है भी नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, रैपिड सैंड फिल्टर समझ में आया, सिंपल सा है, उसका बस फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है और वो क्या कर रहा है, बैक्टीरियल कंटेंट को कुछ कुछ हटा रहा है और साथ में हमारा डिसॉल्व सॉलिड को हटा रहा है। अब इसके बाद थर्ड आता है, सर ये हाँ बैकवॉशिंग वेलोसिटी नहीं समझ रहे हैं। बैकवॉश, देखो मैं कुछ ऐसा लेता हूँ, देखो ऐसा समझो कि ये आपका फिल्टर है, ओके, दिस इज योर टोटल फिल्टर। इसके अंदर ये जो वाटर लेवल है, ओके, ये जो वाटर लेवल है यहाँ तक मान लो कि ये आपका फिल्टर बेड है, ये पूरा का पूरा हमारा सॉइल है और इसके ऊपर हमारा पानी आएगा, ठीक है, इतना समझना, धीरे धीरे समझना आ जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम यहाँ से ऊपर से पानी डालेंगे यहाँ तक ऊपर, ये हमारा फिल्टर बेड हो गया। पानी क्या करेगा, गंदा पानी डाल रहे हैं, इसके अंदर डिसॉल्व सॉलिड है, बैक्टीरियल कंटेंट है, कुछ कॉलोइडल होंगे, कुछ सस्पेंडेड होंगे, कुछ ना कुछ होगा गंदगी, तो ऊपर पानी डाला और नीचे से उसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज बताना, अगर हम ऊपर गंदा पानी डाल रहे हैं और नीचे कुछ साफ पानी निकल रहा है, ये कुछ होना चाहिए, ऊपर गंदा पानी डाल रहे हैं और नीचे से साफ पानी निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, गंदगी कहाँ पे जा रही है, बेड में जा रही है, ऑब्वियस सी बात है। अब ऐसा बार बार होता जा रहा है फिल्ट्रेशन, ये पानी को वापस निकाल के ऊपर से वापस इधर डाल रहे हैं, फिर से नीचे साफ पानी निकल रहा है या फिर दूसरा बैच ऑफ वाटर आ रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, हर एक पानी की गंदगी कहाँ पे स्टोर हो रही है, इस फिल्टर बेड पे गंदगी स्टोर होती जा रही है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब हम ऊपर से पानी डालेंगे बट हो सकता है नीचे से पानी निकले ही ना, एक टाइम ऐसा आएगा, होगा क्या,
कि सारी की सारी गंदगी जितने भी वॉइड स्पेसेस हैं उन सब में क्या होगी, फिल हो जाएगी। एकदम फिल हो जाएगी तो पानी नीचे निकलेगा ही नहीं, है ना। इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं कि हमारा जो फिल्टर बेड है वो चोक हो चुका है। अब उसको साफ करने के लिए क्या करेंगे, सिंस जो पार्टिकल्स है वो थोड़े अच्छे बड़े हैं, जिनके बीच में वाइट स्पेसेस ज्यादा है, क्योंकि हम रैपिड सैंड फिल्टर पढ़ रहे हैं, तो नीचे से क्या करते हैं, नीचे से तेजी से पानी को फ्लो कराते हैं। नीचे से ये बेड है, इस बेड के नीचे से सिस्टम लगे होते हैं, पाइप्स लगे होते हैं, ड्रेन्स होते हैं, वहां से पानी को ऊपर की तरफ फ्लो कराते हैं। पानी जब स्पीड से ऊपर की तरफ आएगा, ओके, पानी स्पीड से ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, पानी के साथ साथ में वॉइड्स में जितनी भी गंदगी होगी वो सारा का सारा फिर से सरफेस पे आ जाएगा। ओके, इसको हम लोग बोल रहे हैं बैक वॉशिंग। फिल्टर वापस से रेडी हो गया काम करने के। बैक वॉशिंग अभी समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है, तो वो ठीक है, वो हाँ, VS डेट से अब रिलेशन। उसी पे आ रहा हूँ मैं, अब उसी पे आ रहा हूँ, देखना। अब हो क्या रहा है, अब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बैक वॉशिंग हर दिन हो रही है, ठीक है, हर दिन। मान लो ऊपर यहाँ से हमने पानी भर रखा है, इस जगह पे पानी भर रखा है, और नीचे से बैक वॉशिंग भी हो। अगर ऐसा है तो ऊपर से जो पार्टिकल हमारा नीचे की तरफ सेटल हो रहा है, देखो फिल्टर ऐसा है, ओवरऑल पार्टिकल ही तो नीचे सेटल हो रहा है, पानी नीचे की तरफ जा रहा है, यानी एक तरीके से सेडिमेंटेशन है ना, एक तरीके से सेडिमेंटेशन है, Yes, पानी sir. एक तरफ स्टैंडिंग है, उसके बाद गंदगी नीचे जा रही है और फिर पानी भी नीचे नीचे से निकलता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टिकल जिस वेलोसिटी से नीचे सेटल हो रहा है उससे ज्यादा वेलोसिटी से हम बैक वॉश करा दें। तो ज्यादा से करा देंगे तो सारा ऊपर आ जाएगी, हाँ, गंदगी तो होगी। पानी फिर से गंदा हो जाएगा ना। हमारा जो टास्क है कि गंदगी को हमें निकालना है यहाँ से, वो फिर से इस वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा। सर मतलब सर बैक वॉशिंग और फिल्टरेशन एक साथ चल रहा है, मतलब अपने हो रहा है फिल्टरेशन। अगर हर दिन हो रहा है, जैसे हमने लिखा ना कि अगर हर दिन बैक वॉशिंग हो रही है एवरीडे, तो उस केस में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो भी हमारा सेटलिंग वेलोसिटी है वो हमारे बैक वॉशिंग से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मान लो कि हाँ हर तो दिन हो सर रहा है, ताकि ऐसा होगा क्या कंफ्यूजन कि ना रहे। बैक वॉशिंग से जो गंदगी निकल के आएगी वो सारी बेड के ऊपर जमा हो जाएगी, सरफेस पे नहीं आएगी? बेड के ऊपर जमा होगी और ऊपर अगर पानी है तो वापस से मिक्स ही हो जाएगा ना। नहीं सर, अगर वेलोसिटी हम कम रख रहे हैं, VB कम रख हाँ रहे हैं, तो फिर वो मतलब बेड पे जमा हो जाएगी हाँ, आके तो वो जितना बेड भी। पे जमा हो जाएगा या फिर नीचे के पोर्स धीरे धीरे ओपन होने लग जाएंगे और ऊपर बेड पे जमा हो जाएगा। अच्छा, ओके सर। उसे हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक वो है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा ये पार्ट रुक जाएगा। है समझ में? यस सर। तो ये तो इतना सा ध्यान रखो, VB अपॉन VS डैश इंटू 0.22 इक्वल टू N। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों को जैसे हेड लॉस होता है इसके अंदर, हम लोगों को हेड लॉस निकालना पड़ता है। कितनी बार क्या होता है, अगर हम ऊपर से पानी को चला रहे हैं तो कितनी बार क्या होता है, बेड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पोरस होते हैं। हम पोरोसिटी की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स पोरस होते हैं। पोरस होते हैं तो क्या होता है, जो साइज ऑफ बेड है दैट इंक्रीजेस, वो साइज बढ़ जाता है तो हमारा जो हेड लॉस है वो हेड लॉस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ES में उसको निकालने का भी आता है, बट वो कम्प्लीटली आउट ऑफ, मतलब ऐसे समझो फालतू की चीज, जब सेमेस्टर में पढ़ते हो तब पढ़ते हैं, बाकी हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं। ओके, थर्ड आता है हमारे पास में प्रेशर फिल्टर। प्रेशर फिल्टर, अभी मैं आपको सेडिमेंटेशन से लेके अभी तक जितने भी आए हैं ना, हम लोग सारे क्वेश्चन करके फिर आगे डिसइंफेक्शन पे चलेंगे। प्रेशर फिल्टर, इसमें लिखना है, इट इज अ काइंड ऑफ, it is a kind of rapid sand filter, it is a kind of rapid sand filter which is enclosed in a container, which is enclosed in a container, and water passes, and water passes under pressure, water passes under pressure. A pressure filter, a pressure filter may consist of, a pressure filter may consist of flocculation tank,
may consist of flocculation tank, comma, sedimentation tank, and filtration tank, in one unit, and filtration tank in one unit. The filtration rate is 6,000 to 15,000 liter per hour per meter square. Filtration rate is 6,000 to 15,000 liter per hour per meter square. ये हमारा filtration rate होगा, which is यहाँ पे लिख लो almost 2.5 times of rapid sand filter. Okay, which is almost 2.5 times of rapid sand filter. प्रेशर फिल्टर सिंपल सा होता है जिसके अंदर पानी बहुत ही ज्यादा तेजी से जाता है, अंडर प्रेशर जाता है। तो इसको हम लोग डोमेस्टिक वाटर सप्लाई को ट्रीट करने के लिए नहीं लेते। बेसिकली हमारा वाटर बॉडीज हो गया या फिर स्विमिंग पूल्स में पानी जाना है, उनके लिए हम प्रेशर फिल्टर को यूज करते हैं। इससे कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद एक नोट लिखना है, थर्ड पॉइंट हो गया, फिर एक नोट लिखना है। Pressure filter is often used for swimming pool water, and in softening industries, इन दोनों में यूज करते हैं। अब एक नोट और लिखना है, सेकंड नोट लिखना है। डबल फिल्ट्रेशन, एक्स्ट्रा में है ये डबल फिल्ट्रेशन। इसमें लिखना है टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन रेट, for a slow sand filter, without compromising its quality, we use rapid sand filter. Before slow sand filter. We use rapid sand filter before slow sand filter. This is called double filtration. And the rapid sand filter which is used in the above arrangement, is called roughening filter. ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है, कुछ चीजें याद रखनी है। फिल्ट्रेशन में एक स्लो सैंड फिल्टर है, एक रैपिड सैंड फिल्टर है, एक प्रेशर फिल्टर है। किसका क्वालिटी ऑफ वाटर सबसे गंदा होगा? तो प्रेशर फिल्टर का होगा।
क्योंकि ऑब्वियसली पानी जब सबसे तेज जा रहा है तो वो इतना ज्यादा साफ नहीं हो पाएगा। कॉमन सेंस चलाते रहना। उसके अलावा आपको कुछ कुछ चीजें ये याद रखनी है कि किसका फिल्ट्रेशन रेट कितना है, किस रेंज में है। ओके, और उसके बाद में फिल्ट्रेशन रेट वगैरह हो गया, और वो वाले क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन आपको कराए थे जनरल क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद में आता है फिल्टर ट्रबल्स। दिस इज फिल्टर ट्रबल्स। फिल्टर के साथ जो मैंने बताया कि कुछ स्वेलिंग हो जाती है, ओके, और ऐसा हो जाता है कि हेड लॉस होता है। अब फिल्टर के अंदर हेड लॉस कैसे होता होगा, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मान लो मान लो ये हेड लॉस वाला पार्ट अभी आएगा। ये हमारा फिल्टर बेड है और यहाँ पे दिस इज वाटर। अब मान लो यहाँ पे हमने पानी डाला है कुछ 50 लीटर्स, तो यहाँ से क्या एग्जैक्ट 50 लीटर फिर से निकल जाएगा? एग्जैक्ट 50 नहीं निकलेगा ना, कुछ ना कुछ कम निकलेगा। मान लो 49.5 लीटर, कुछ ना कुछ कम निकलेगा, थोड़ा सा कम निकलेगा। तो यहाँ पे 50 लीटर डाला, 0.5 लीटर निकला, दिस इज अ लॉस। इस लॉस को हम लोग बोल रहे हैं सिंपल टर्म्स में हेड लॉस। अब फिल्टर ट्रबल्स में लिखना है, इसमें अलग अलग तरीके के ट्रबल्स हैं। द प्रॉब्लम्स इन फिल्टर the problems in filter arises either due to improper design or due to poor operation Following are the troubles. First is cracking and clogging of filter bed. Cracking and clogging of filter bed. जब मैंने आपको बताया कि चोक हो जाता है वहां पे, ऐसे 6 ट्रबल्स हैं, तो एक एक करके इस सब में दो तीन लाइंस लिखते जाना है, बाकी के मैं लिखवाता जाऊंगा। फर्स्ट है क्रैकिंग एंड क्लॉगिंग ऑफ फिल्टर बेड। इसमें लिखना है it is caused by accumulation of solid at the top surface of the filter. इसी में नेक्स्ट लाइन लिखना है to minimize cracking or clogging. Proper backwashing is required. Second आता है formation of mud balls. ये सिंपल सा है। फिल्टर के ऊपर जैसे ही पानी डालते हैं तो पानी एकदम से नीचे जाने नहीं लगता। वो क्या करता है, टॉप जो हमारा सॉइल है उसके साथ कुछ क्लम्प्स बना देता है, ओके, मिट्टी के गोले जैसा कुछ बना देता है, उसको बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मड बॉल्स, जो एफिशिएंसी कम करता है। इसमें लिखना है when turbid flocks combines with sand and other binders near the top of the filter, then mud balls are formed.
It can be avoided. It can be avoided by proper backwashing. By proper backwashing. थर्ड है एयर बाइंडिंग. ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अब लोग लिख लो पहले इसको, फिर समझाता हूँ. एयर बाइंडिंग, इसमें लिखना है when water percolates, when water percolates, then it loses its head, then it loses its head, which further increases with time. Then it loses its head, which further increases with time. Next line में, when head loss is high, when head loss is high, the pressure in the water, becomes negative. The pressure in the water becomes negative, and if it falls below, vapor pressure, and if it falls below vapor pressure, then the air gets separated. Then the air gets separated from water. Then air gets separated from water, which causes air locks and reduces the rate of filtration. ओके, देखो वो क्या रहा है इसमें, एयर बाइंडिंग सिंपल सा है, सब बहुत ज्यादा खास नहीं है. सिंपल सा हो क्या रहा है, हम फिल्टर के ऊपर कुछ पानी डालते हैं, 50 लीटर डाला, 50 लीटर डाला तो उसमें से 49 लीटर कुछ निकला मान लो, तो 1 लीटर नहीं निकला. वो 1 लीटर हमारे लिए क्या हो गया, हेड लॉस हो. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिससे दोबारा से 50 लीटर डालेंगे तो फिर हमारे पास 49 या 49 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, फिर से कुछ हेड लॉस हो जाएगा. धीरे 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 ऐसे करते करते जैसे जैसे हमारा हेड लॉस बढ़ता जाएगा, ओके, जैसे जैसे हेड लॉस बढ़ता जाएगा प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना. पानी वो जितना प्रेशर झेल सकता है, जिस प्रेशर से पानी नीचे फॉल कर सकता है उससे कम प्रेशर से फॉल करेगा, यानी प्रेशर धीरे धीरे हमारा कम होता जाएगा. अब प्रेशर कम होते 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 अगर ऐसा सिचुएशन आ गया है कि वो जो प्रेशर है वो वाटर के वेपर प्रेशर से कम हो गया है, ओके, वाटर के वेपर प्रेशर से कम होगा तो क्या होगा, वाटर में से जितना भी वेपर है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और वो फिल्टर बेड के अंदर क्या करेगा, एयर लॉक्स क्रिएट कर देगा. मतलब एयर के हल्के हल्के से क्या बोलते हैं, पॉइंट्स बन जाते हैं, जिससे हमारा फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, फिर फिल्ट्रेशन नहीं होता. तो इसे हम लोग बोलते हैं एयर बाइंडिंग. सिंपल सा एयर बाइंडिंग, ये कुछ खास नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर सिर्फ हेड लॉस को बढ़ाने के लिए हमारा प्रेशर कम हो रहा है, तो इसके और भी रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, ये वाला तो बहुत रेयर होता है कि ऐसा होता है कि प्रेशर कम हो जाए. टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हो सकता है, एल्गी के आने के कारण हो जाता है, बिकॉज एल्गी क्या करेगा, एल्गी इज एक्चुअली वेजिटेशन है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन क्रिएट करता है बेड के अंदर, तो वो एयर लॉक्स बना देता है, तो वो हमारे लिए एयर बाइंडिंग होता है. तो इसमें नेक्स्ट लिखना है, द प्रॉब्लम ऑफ एयर बाइंडिंग, the problem of air binding is more when first
temperature of water is high, B है growth of algae, C water is super saturated with air, and D excessive head loss. excessive head loss. अब ऐसे ही 3 और है छोटे छोटे से, उनको भी लिख लेते हैं. लीस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ लिखना है. Sand incrustation. Sand incrustation. इंक्रस्टेशन आपको बताया था. इंक्रस्टेशन सिंपली क्या होता है, पाइप के अंदर जब मटेरियल बहुत सारा सॉल्ट या एल्कलाइन मटेरियल कुछ जमा हो जाता है तो उसका डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, वो इंक्रस्टेशन. उसी चीज को यहाँ पे सैंड के साथ जोड़ रहे हैं. तो देखना इसमें लिखो, when sticky material combines with sand, when sticky material combines with sand, then the effective size of sand particle increases, and the effective size of sand particle increases. This problem can be minimized by adding sodium metaphosphate. ओके, ये जो फिल्ट्रेटेबल्स हैं ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे एक साथ होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कंडीशन हो रहा है, कौन सा सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग कोई एक या दो फिल्ट्रेबल हो सकते हैं. नेक्स्ट लिखना है फिफ्थ, जेटिंग और सैंड बॉइलिंग. इसमें लिखना है वही वो जो आपको बताया, बैक वॉश वेलोसिटी और सेटलिंग वेलोसिटी वाला. तो इसमें लिखना है ड्यूरिंग बैक वॉशिंग sand may start coming up and the condition of quicksand may be created. It can be minimized by proper surface wash. और सिक्स्थ है लास्ट, sand leakage. इसमें लिखना है the downward movement of sand and escape of finer particles
and the escape of finer particles may occur due to improper grading may occur due to improper grading or when gravels are displaced during backwash. ओके चलो अब 2 3 4 5 3-4 क्वेश्चन है, उसके बाद आगे चलेंगे। हम डिसइंफेक्शन बाद में करेंगे, पहले 3-4 क्वेश्चन है। अभी तक जितना भी पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो तो स्पीड रखना, थोड़ा जल्दी जल्दी करना, गेट के ही क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन 1 लिखना है। A plain sedimentation tank with length 20 meter width 10 meter and depth 3 meter and सर depth, रिपीट कर दीजिए। a plain sedimentation tank with length 20 meter, a plain sedimentation tank with length 20 meter, width 10 meter and depth 3 meter is used to treat 4 mld of water. Is used to treat 4 mld of water. The average temperature of water is 20 degrees Celsius. Dynamic viscosity is given as 1.002 into 10 to power minus 3 Pascal second. Density of water is 998.2 kg per meter square. Capital G is 2.65. First निकालना है what is surface overflow rate, ये आपको निकालना है मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर में। सेकेंड है what is the minimum dia of particles which can be removed with 100% efficiency in mm में निकालना है। कर लो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन।
कल हो सकता है कि मैं ट्राई कर लूँ आप लोगों को इस पे एल्कलाइनिटी, हार्डनेस, कोएगुलेशन, इन पे कुछ और क्वेश्चंस कर, अपार्ट फ्रॉम जो क्वेश्चन हमने की है वो सारी चीज़ें ब्रॉडली सब कवर करता है। फिर आई ट्राई कि अगर मुझे कुछ और क्वेश्चंस मिलते हैं, 4-5 क्वेश्चन और मिलते हैं इन इस टॉपिक पे, एल्कलाइनिटी, हार्डनेस एंड योर दिस कोएगुलेशन, तो शायद हम कल इस पे भी क्वेश्चंस करें। फर्स्ट का आंसर कितना है? इसका कितना आंसर आ रहा है? फर्स्ट 20 हाँ ठीक और है। सेकंड का सर 0.016 0.016 ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, गेट में यही आते हैं, गेट का ही क्वेश्चन था। वैसे 3 क्वेश्चन और है पर उसमें से मैं आपको एक ही करा रहा हूँ, बाकी फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, horizontal primary settling tank treats water in which
10%, 60%, 30% particles have velocity as 0.1 mm per second, 0.2 mm per second, 0.5 mm per second. What should be the total percentage of particles removed if surface overflow rate is 43 meter cube per day per meter square? इस संडे को क्लास हो सकती है शायद। आप लोगों में से किसी के कुछ है क्या संडे को फ्री है? सर सुबह ले लेंगे क्लास? हाँ सुबह कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह संडे को हो सकता है अराउंड 10 बजे के आसपास से 10 o'clock, 10 to 12। दस से 12 इस संडे को सबके लिए कंफर्टेबल है? टेस्ट तो है ही है, टेस्ट तो रहेगा ही। टेस्ट का टाइम 2 से 8 के बीच में रख देंगे, कभी भी दे देना आप लोग। 10 से 12 क्लास। सर 56%। हाँ 56%। ये तो सिंपल सा है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको गेट में। बाकी और भी है सेम ऐसे ही है, कुछ भी नया नहीं है। इसको चेंज करो, 1 माइनस एक्स एक्स वाला वो जो बताया था, साइज वेट कंपोजिशन एनालिसिस वाला, वो वाला पार्ट है। आंसर 56% है। संडे को सुबह 10 से 12 क्लास रख लें, ठीक है? या चलो ठीक है, अगर आपको बाद में दिक्कत आएगा तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ओके चलो हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पढ़ना। फिल्ट्रेशन अभी आज के टाइम पे 2-3 साल से ऐसा टॉपिक हो रखा है, इसमें अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट जो रैपिड सैंड फिल्टर, ग्रेविटी सैंड फिल्टर, कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता।
नॉर्मल फिल्टर बोल के आपसे जनरल क्वेश्चन पूछेगा एप्टीट्यूड का, तो वो कॉमन सेंस होगा तो हो जाएंगे। अभी तक क्या हुआ है, सेडिमेंटेशन देखा है, सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव हुए, उसके बाद हमारा आया है दिस फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कोएगुलेटेड पार्टिकल्स या कुछ कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो रिमूव होते हैं। अब आता है फाइनली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज डिसइंफेक्शन। तो फिफ्थ स्टेप दिस इज डिसइंफेक्शन। ओके, डिसइंफेक्शन बहुत परेशान करता है। इसके अंदर आपको ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्वेश्चन आता ही आता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। बाकी डिसइंफेक्शन का मैकेनिज्म वगैरह कैसे हो रहा है चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले समझो अभी तक हमने क्या किया है, डिसइंफेक्शन क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ है, पानी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ पैथोजेंस हो सकते हैं। Okay, अगर पैथोजेंस नहीं है तो हमें डिसइंफेक्शन करने की जरूरत नहीं, बट अगर पैथोजेंस हैं तो ये क्या करते हैं, इनके ऊपर कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग हो सकती है, सस्पेंडेड सॉलिड की, कॉलोइडल मैटर की, ऑर्गेनिक मैटर की, किसी की भी कवरिंग हो सकती है। इसके ऊपर शील्ड की तरीके से एक्ट करता है, उसके नीचे छुप जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए पहले हमें सस्पेंडेड सॉलिड और ये ऑर्गेनिक मैटर वगैरह वगैरह ये सारी चीजों को हटाना पड़ता है। ये सब पढ़ा, फिर हम लोग आए डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है, डिसइंफेक्शन रिमूवल ऑफ पैथोजेंस। सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं हटा रहे, ठीक है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा रहे हैं, जो डिजीज कॉजिंग है, बस उनको हटाने के प्रोसेस को डिसइंफेक्शन कहते हैं। और ऐसा हमारे पास होता है स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ पैथोजेंस एंड नॉन पैथोजेंस। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग सारे तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म हटा रहे हैं, कुछ भी कोई भी, चाहे वो डिजीज कॉजिंग है या नहीं, उन सबको हटा देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। अब ब्रॉडली मैं आपको थ्योरी में सारा लिखा दूंगा। डिसइंफेक्शन जो होता है इसको दो तरीके से किया जा सकता है। ओके, एक हमारा होता है माइनर मेथड्स और एक होता है मेजर मेथड। ठीक है, एक माइनर मेथड हो गया और एक मेजर मेथड। माइनर मेथड में हमारे पास में आता है, डिसइंफेक्शन के बहुत सारे हैं, जैसे वी यूज ओजोन, बॉइलिंग कर सकते हैं, वी यूज पोटेशियम पर मैंगनेट, वी यूज आयोडीन। ओके, आयोडीन के कैप्सूल्स वगैरह आते हैं, वो चीज है। हैलोजेंस को यूज कर सकते हैं इसके लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए। मेजर जो हमारे पास में होता है दैट इज क्लोरीनेशन। आपको इन सबसे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आना है वो क्लोरीनेशन से आएगा, और क्लोरीनेशन से अच्छी केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्लोरीन कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन कौन से कंपाउंड्स बना रहा है, कितने पीएच पे बना रहा है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा जितना हमारे लिए रेलेवेंट है। ज्यादातर जो काम का है वो ये वाला है हमारा, बोल सकते हो 95% यही आना है, क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन में हमारा आ जाता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन, प्लेन क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, पता नहीं बहुत सारे तरीके के क्लोरीनेशन। तो वो सारी चीजें हमको पढ़नी। मेजर फोकस क्लोरीनेशन पे है, बट ये सारे थोड़े थोड़े हमको पढ़ने हैं। बॉइलिंग शायद हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बॉइलिंग मास सप्लाई को करने के लिए 10 लाख लोगों को जब पानी पहुंचाना है पीने का, तो उसमें बॉइलिंग नहीं कर सकते, दैट विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ एनर्जी एंड वगैरह वगैरह चीजें। ओके, चलो, तो डिसइंफेक्शन में लिखना शुरू करना है, पहुंचते हैं डिसइंफेक्शन में। इट इज द प्रोसेस ऑफ it is the process of removal of it is the process of removal of disease causing microorganism
disease causing microorganism from water. Disease causing microorganism from water. नेक्स्ट लाइन में लिखना है, नोट करके लिखना, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ all the microorganisms, the process of removal of all the microorganisms is called sterilization. Is called sterilization. नेक्स्ट लाइन में नोट हो गया, जनरल लिखना है, ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन it is assumed that disinfectant destroys the microorganism by any of the following mechanism. Destroys the microorganism by any of the following mechanism. First लिखना है, first by inactivating the enzyme of the microorganism required to perform metabolic activities. नेक्स्ट लाइन में सेकेंड पॉइंट लिखना है, by damaging the cell wall of the microorganism. थर्ड लिखना है, by changing the nature of cell protoplasm. और फोर्थ फाइनल, by altering the permeability of their cells. ओके, चलो अब इसके बाद में डिसइंफेक्शन स्टार्ट करते हैं. माइनर मेथड, मेजर मेथड. कुछ माइनर मेथड देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे जो काम के, क्योंकि बहुत सारे तरीके से हो सकता है. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, बट हम जब वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो मास सप्लाई पे क्लोरीनेशन किया जाता है. ओके, तो फर्स्ट हेडिंग डालना है माइनर मेथड्स. पहला हेडिंग है माइनर मेथड्स और उसमें हमारा है ट्रीटमेंट विथ ओजोन. पहला है ट्रीटमेंट विथ ओजोन. इसमें लिखना है ओजोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Ozone is a very strong oxidizing agent and carries out disinfection of water by destroying the cell wall
by destroying the cell wall of microorganism. इसमें ओजोन जो है this is called nascent oxygen. It is responsible for disinfection. ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है ये डिसइंफेक्शन कैरी आउट करता है, ओजोन नहीं करता। ओजोन O2 और O में ब्रेक होता रहता है, वापस बनता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अगर डिसइंफेक्शन हो रहा है तो उसको कौन कर रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन कर रहा है। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स और लिखना है। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, नेक्स्ट मतलब फर्स्ट या नेक्स्ट जो भी आपका पॉइंट चल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, इट ऑल्सो रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर, इट ऑल्सो रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर from the water. It also removes organic matter from the water. But its efficiency is reduced. But its efficiency is reduced. Next point में लिखना है, ozone is highly unstable. Ozone is highly unstable. Hence, it does not safeguard. Hence, it does not safeguard against future contamination. Hence, it does not safeguard against future contamination. Next point लिखना है, ozone adds a pleasant taste to water. Next point लिखना है, its dosage is 2 to 3 milligrams per liter or 2 to 3 ppm parts per million. अभी के लिए एज ऑफ नाउ जब तक हम वाटर पढ़ रहे हैं तो आप 1 मिलीग्राम पर लीटर को 1 ppm बोल सकते हैं जब तक हम पानी पढ़ रहे हैं, वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे एयर पे जाएंगे तो ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, ट्रीटमेंट विथ ओजोन is very expensive. Treatment with ozone is very expensive. Hence generally not used. Hence generally not used. ठीक है, इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ओजोन है, नेसेंट ऑक्सीजन है, जितना पढ़ा है उसको अगर बाद में नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई क्वेश्चन आने के चांस ही नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम पर मैंगनेट। ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम पर मैंगनेट, इसके अंदर भी कुछ 4-5 पॉइंट से लिखना है। इसमें लिखना है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट, it is one of the most popular disinfectant used for the treatment of well water supplies, used for the treatment of well water supplies, मतलब कुएं के अंदर जो ठीक करना होता है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट में
It can be used. It can be used when impurity is less. It can be used when impurity is less. Next लिखना है potassium permanganate also removes organic matter apart from microorganisms also. Removes organic matter apart from microorganism also. The normal dose of KMnO4 is generally 1 to 2 milligrams per liter, having a contact period of 6 to 8 hours. Having a contact period of 6 to 8 hours. ओके चलो इतना ही है. कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला पार्ट, क्लोरीनेशन.